और आपको दिखाते हैं आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। देश आज़ादी का 80वां पर्व मना रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से देश के गणमान्य नेता उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने लाल किले से आज फिर से देश को संबोधित किया, 13वीं बार तिरंगा फहराया और युवाओं को देश के विकास में कैसे भागीदार बनना चाहिए, युवाओं को देश कैसे आगे लेकर बढ़ेगा, इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन भी किया। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्रिगेडियर शार्दुल जी के पास मैं जाना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही है युवाओं को फोकस करते हुए और ख़ास करके उन्होंने जो आगाह किया है दुश्मनों से, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसको लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी विचारधारा में अगर युवाओं को नहीं शामिल करते हैं तो उसका प्रोग्रेस नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और स्पेशली जब हम 2047 की बात करते हैं तो ये यही युवा हैं जो आज 18 और 25 साल के हैं, कल वो ऐसे पोजीशन में होंगे कि वो सिग्निफिकेंटली नेशन के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ये आह्वान है, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी युवा शक्ति उसके साथ सीमलेस इंटीग्रेशन में नहीं जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई किया और इसको एड्रेस किया। और साथ में जब हम एआई स्किल की बात करते हैं, उनको फ्री कोचिंग की बात करते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, उनमें साइंटिफिक ओरिएंटेशन डालने की कोशिश करते हैं, तो ये तरक्की और स्पीड अप हो जाती है। और जब हम इस सिस्टम को जेन जी और जो जेन अल्फा है उसको हम सप्तधारा से जोड़ते हैं, जो कि एक कंप्लीट सिस्टम है, तो ये देश का डेवलपमेंट होता है। और इसी वजह से हिंदुस्तान जो आज की डेट में युवा देश माना जाता है, अगर इसका यूथ पावर इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि कर रहा है, इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डबल हो जाती है। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ आज देख लीजिए और बाकी विश्व की देख लीजिए, डेफिनेटली ये उनसे डबल है। तो ये इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उसको रेड फोर्ट से एड्रेस करना देश के लिए एक मैसेज देता है हिंदुस्तान के लेंथ एंड विड्थ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि आप इसके साथ जुड़ें, आपके को सुविधाएं दी जा रही हैं, आपका एक फेयर सिस्टम, लेवल प्ले फील्ड दिया जाता है। और उसके साथ अगर आपकी प्रतिभा को इस तरीके का सपोर्ट सरकार द्वारा या आपके तमाम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर से मिलता है तो डेफिनेटली आप नेशन बिल्डिंग में काम करते हैं। और साथ में देखिए, किसी भी हद तक आप की जो सोच है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। इसका ऐसा तो नहीं पीएम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला है। वजह यह है कि कुछ दिन पहले जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से रांची में प्रोटेस्ट चल रहा और जिस तरीके से युवा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। इस जस्टिस को इंश्योर करने के लिए उन्होंने रेड फोर्ट से इस इशू को एड्रेस किया, जिससे कि उनके मन में अगर कोई ऐसी शंका है तो उसको दूर कर दिया जाए। और साथ गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है इस यूथ पावर के साथ, उनके एजुकेशन सिस्टम में उनको टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेशन देने में, उसमें अनस्टिंटेड सपोर्ट है और उसके लिए सरकार हर कदम उठा रही है, चाहे उसके लिए किसी भी लेवल पे सरकार को क्यों ना जाना पड़े। तो ये आज की डेट में ये कॉल ऑफ द डे है। अगर ये इशू को नहीं एड्रेस करते तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका रह जाती है, लिहाजा इस शंका का निवारण करना जरूरी था। इसी वजह से इस अहम मुद्दे को रेड फोर्ट से उन्होंने एड्रेस किया। मतलब युवाओं को, खास करके जेन ज़ी और जेन अल्फा को गवर्नमेंट से कैसे आप अलाइन करेंगे, ये एक मिसिंग पार्ट मुझे लग रहा है कि पीएम के उस जो भी पीएम का संबोधन था उसमें उनको लग रहा था कि ये मिस है। आज का जो यूथ है वो गवर्नमेंट के साथ या उनके काम के साथ अलाइन नहीं है। भूषण जी, इस पर आपका क्या कहना है? आप विवेक जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप बताइए, 15 से 35 साल हम कहते हैं यूथ, तो जेन जी जो है वो तो 97 और उसके बाद के बॉर्न है, बिल्कुल वो बहुत एक्टिव है अभी। और जो बॉर्न है 91 81 से 96, जेन वाई भी बोलते हैं, जेन यंकी या मिलेनियल्स, और उसके पहले मिलेनियल्स। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए 1947 तक जो लोग 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल के भी थे, उनको एक एहसास था भाई देश क्या एंटिटी है, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, देश के सामने कितने दुश्मन हैं।
अब यूथ को एक सोसाइटी के हिसाब से उनका कंसर्न क्या है, अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी में भी एक बड़ी बाधा आ रही है। जब एआई आएगा तो आप देख लेना जॉब का सिनेरियो टोटल बदल चुका है। बहुत सारा काम, मैं तो टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, जो हमारे काम प्रोग्रामर्स करते हैं वो एआई करेगी, तो बड़ा भारी चैलेंज है। तो वो कहते हैं हमें क्या बता रहे हैं देश के बारे में, ऐसा हो सकता ख्याल? पहले तो हम अपने पैरों में खड़े हो, एक चैलेंज है। पर सवाल ये है कि एहसास नहीं होगा यूथ को, हमको भी कि देश हमारा है। पेड़ जो है तभी खड़ा होता है, बड़का दरख्त, अगर ग्राउंड पूरा सॉलिड हो। तो ग्राउंड क्या है? हमारा समाज है। तो इसको मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये एक जो आपने पूछा विवेक जी, मेरी समझ में आप ये पूछ रहे हैं तो उसका मैं जवाब देता हूं। ये बड़ी क्लियर कट चीज है। ये आने वाले 5 साल के अंदर आप देखना, पाकिस्तान के हवाले से, चीन की सपोर्ट से, चीन की शय से, अमेरिका की शय से भी, और ये हमारे पे अटैक जो है आने का बड़ा भारी चांस है। 2027 का टारगेट है ताइवान को लेना चीन का। शायद अटैक से ना ले पाए, 2 साल और भी लग जाएं। उसके बाद अरुणाचल को लेकर वो तल्खी तो हम देख ही रहे हैं, टसल शुरू हो गया नाम बदलने को लेकर और बाकी चीजें। बांग्लादेश तक आंखें दिखा रहा है। और आप देखिए, जो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, जो मलाक्का स्टेट के ऊपर हम देखते हैं उनकी शिपिंग लाइंस को, चीन की, जो नॉर्थ और साउथ अंडमान निकोबार के बीच में, उन दोनों के बीच में से चाइनीज सबमरीन गुजरती हैं आज की डेट में। 5 डिग्री चिल कहा जाता है, 6 डिग्री चिल कहा जाता है। तो खतरा बहुत हमारे लिए बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमको हर तरीके से, आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने की, हर तरीके से हमको, हर नागरिक को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का आपने बात की विवेक जी, हनी ट्रैपिंग हो रही है। क्यों? सोशल मीडिया में आप कनेक्टेड हैं। और कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, जो नैरेटिव है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में राजा हाथी पे चढ़ा था, राजा उतर गया हाथी से, सेना भाग गई। सेना ने क्या सोचा? राजा मर गया है। महाभारत में क्या लड़ाई हुई? अश्वत्थामा, जो प्रबाद हाथी थे। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाँ बिल्कुल, इंफॉर्मेशन को लेकर ही आधी लड़ाई जीती गई। हाँ, तो ये बड़ी भारी चैलेंजेस हैं, ये कमिंग चैलेंज है। तो कैसे जोड़ा जाए? जब तक, अभी मैं आपको बता दूं, यूथ को, मैं तो वाइस चांसलर रहा हूं 3 यूनिवर्सिटीज में, यूथ को आप बोलो ज्ञान दो, नेशनलिज्म वगैरह, और बोले व्हाट इज इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है? आप तो पोजीशन में आ गए, ये है वो है, हमें क्या? तो आपको दोनों चीज देखनी पड़ेगी भाई। आपकी भी तरक्की, मैं भी खुशी रहूं, मेरा परिवार, समाज, नेबरहुड, कंट्री, ये भी सुखी रहे। तो ये हमारा चैलेंज है। हाँ, एनईपी नेशनल एजुकेशन 2020 यही कहती है कि आप दायरा वाइड करें। भाई आप म्यूजिक सीख रहे हैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, गलत। आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, म्यूजिक, यही है एनईपी। और एनईपी में क्या है? आप पूरा 10 साल पढ़ो तब आप काम करोगे, इंजीनियरिंग बनोगे, नहीं। आप 1 साल के बाद लेवल 1 आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस करिए फील्ड में जाके। उसकी बात तो की ना, पीएम ने एआई स्किल ट्रेनिंग की बात की, सब धारा की बात कर रहे थे सर्वेश जी, उसका मायने क्या है? देखिए, आज लाल किले के प्राचीर से जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प ही नहीं दोहराया गया, एक नया फ्रेमवर्क निकल के आया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सप्तधारा की बातें की। सप्तधारा क्या है? तो खेत से फैक्ट्री, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी से डिफेंस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रीन इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। देखिए, जब आप हार्ड पावर होते हैं तो दुनिया आपको गंभीरता से लेती है, लेकिन आप जब सॉफ्ट पावर बनते हैं तो दुनिया आपको अपनाती है। और हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, और हमारा जो सनातन धर्म का विचार है, वसुधैव कुटुंबकम, हम किसी पे थोपते नहीं। हमारी जो संस्कृति की खूबसूरती है, लोग उसको देख के अपने आप में समाहित करते हैं। तो ये जो सप्तधारा का जो कॉन्सेप्ट दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसमें न तो गरीब खेतिहर मजदूर जो है उसको भी नहीं छोड़ा गया, और जो वैज्ञानिक है, जो टेक्नोलॉजी है, पहले हमारे साथ डिफेंस के इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, पहले हम चेक साइन करते थे, आज हम कम से कम स्टार्टिंग तो हुआ है। डीआरडीओ पहले भी रिसर्च करती थी, लेकिन आज जो उनका रिसर्च का वो पैमाना है, आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो पहले हम चेक साइन करते थे डिफेंस के लिए, आज हम छोटे मोटे जो प्रोडक्ट से लेके बड़े बड़े चीज अपने देश में बना रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स असेंबली भी हो रही है, लेकिन हो तो रही है ना, उससे रोजगार तो मिल रहा है। तो उस चीज पे बढ़ावा, बार बार पीएम ने यहाँ पे कहा है, गति शक्ति की बात की है, उन्होंने डिफेंस की बात की है, आत्मनिर्भरता की बात की है। आज हमने सर लोग भी बताएंगे, ब्रह्मोस मिसाइल
फिलीपींस को बैटरी बेची है। तो ये चीज़ें जो हुई है ये कैसे हुई है? ये वही डीआरडीओ को साइंटिस्ट थे, वही सरकारें थी, ये पहले क्यों नहीं होती थी? क्योंकि डीआरडीओ पहले भी जो हमारे मिसाइल बने हैं, आकाश मिसाइल, ये जरूरी नहीं है कि 2014 से लेके अभी उनका कब से ये प्रोग्राम चल रहा था। आत्मनिर्भर भारत वाला तो एक जो शुरू किया गया स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से, उसका तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब 40,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हो आज की तारीख में, जो कि पॉसिबल नहीं था आज के 10 साल पहले। पांडे सर, आपका रिएक्शन पे जल्दी से। देखिए, मैं पहले सप्तधारा बता दूं। सप्तधारा जो विकसित भारत की जो स्वप्न देखा जा रहा है 2047 तक, उसके लिए कोर पिलर्स के ये 7 कोर पिलर्स हैं जिसका जिक्र किया गया। तो ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया है संबोधन में कि जो युवा शक्ति है वो मुख्य धारा में जोड़े, और 5 से 7 साल अगर भारतीय नागरिक इस पर फोकस करते हैं तो हमारा जो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है 2047 तक, हालांकि आंकलन ये है कि शायद वो 30 से ज़्यादा हो। तो ऐसे हालात में जोड़ने के लिए उनको आवश्यक है कि ये सप्तधारा के जो 7 बिंदु दिए गए हैं उस पर फोकस करें। अब जहाँ तक बात है कि हमारे प्रोडक्शन की, देखिए अब जहाँ तक डिफेंस प्रोडक्शन की बात है, 1.76 लाख करोड़ जो है रुपए का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 24% का जो योगदान रहा। ये जो बहुत महत्वपूर्ण फिगर, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि आम जो हमारे नागरिक हैं, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, युवा शक्ति है, स्टार्टअप्स हैं, कहा जा रहा है कि जो है सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स हैं जो आईडेक्स के माध्यम के अदिति जो प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर किए गए, उनके माध्यम के द्वारा ये जुड़ रहे हैं और नए नए चीज़ों को विकसित कर रहे हैं। तो भारतीय रक्षा शक्ति जो जिस प्रकार से बढ़ रही है, हम हर क्षेत्र में, चाहे थल सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे भारतीय वायुसेना हो, निश्चित रूप से इंजन की एक चुनौती थी। धीरे धीरे उस पर हम प्राप्त जो काफी कुछ हमने उसमें कदम बढ़ाया, कावेरी डेवलप कर लिया। सबसे मैं उसी का जिक्र कर रहा था, कावेरी 2.0 ले आए। और कहा जा रहा है कि जो चर्चा हो रही थी कि भाई Su-57 रशिया देना चाहता है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ, वो हम नहीं ले रहे भाई, आम का हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। और ये हमारा प्लान है कि 2047 तक हमारे जो थर्ड जनरेशन और 4th जनरेशन के जहाज में सारे रिटायर हो चुके होंगे और हम 4.5 और 5 और 6 जनरेशन के जहाजों पर हम जा रहे हैं। आम का हमारा एक सपना है। एम का पे AMC एडवांस्ड जो मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर पे उसका फेज 2 आ जाएगा और कहा जा रहा है कि उसमें जो 110 किलो न्यूटन का इंजन रहेगा। तो जब ये हम क्षमताएं अवसर दे रहे हैं, इसलिए कहा जाए प्राइवेट सेक्टर का जो आना है उसमें उम्मीदें जग जाती हैं कि हम वो सभी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे जो हमारी वायु शक्ति और हमारी रक्षा शक्ति के लिए आवश्यक है। और भारत जो है सुदर्शन चक्र की बात करूंगा कि लगभग 1 साल पूरे हो रहे हैं। और तो आत्मनिर्भर भारत और युवाओं को अलाइन करने का एक तरह से मंत्र प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिया है और जो फलीभूत होता हुआ नजर आता है 2047 तक। मुझे लगता है कि आज का युवा भी इस संबोधन को सुनेगा तो वो भी अपने आप को अलाइन कर पाएगा प्रधानमंत्री के संबोधन से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2014 से 2025 तक की, किस तरह से प्रधानमंत्री अलग अलग साफे में नजर आए। उनका पगड़ी का स्टाइल जो है वो हर साल बदलता रहा, लेकिन 2014-2018 में लगभग सेम नजर आया। हालांकि इस बार 2025 में भी 2014 वाला 2018 वाला अंदाज दिखा था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।